बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, हम हर रोज़ ही मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में हुकूमत पर तनकीद करते हैं, अपोजिशन पर तनकीद करते हैं, मुख्तलिफ़ जो शोबाजात हैं उन पर तनकीद करते हैं और बहुत हद तक हमारी तनकीद वजह भी होती है। कभी कभी हम लोग शायद ज़्यादती भी कर देते हों, लेकिन आज मैं ये चाहती हूँ कि हम थोड़ा अपने गिरेबान में भी झांकें। ठीक है कि हुकूमतों को जो करना चाहिए वो कर रही हैं या नहीं कर रही, हम उनकी जजमेंट करते हैं, लेकिन हम कैसे लोग हैं? क्या हमें अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत नहीं? हम कैसे लोग हैं कि खाने पीने की अशिया में मिलावट करते हैं और फिर हम कहते हैं कि ये कोरोना क्यों आ गया, अजाब क्यों आ गए? हम कैसे लोग हैं कि जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है हम करप्शन करते हैं, हम खाने पीने की अशिया को नहीं छोड़ते, हम दवाओं तक को नहीं छोड़ते, हम रमज़ान आता है तो खाने पीने की अशिया, फ्रूट, सब्ज़ी, हर चीज़ महंगी करके उसको आम आदमी की पहुंच से दूर कर देते हैं। हम कौन लोग हैं? आखिर हम अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते? इतना बड़ा अजाब अल्लाह का मुसल्लत है जिसका कोई हल नहीं निकल पा रहा, और ऐसे में भी हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कोई अगर इंजेक्शन उसके लिए मददगार साबित हो रहा है तो उसको हम गायब कर देंगे मार्केट से, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर देंगे और फिर उसको महंगे दामों फ़रोख्त करने लगेंगे। मास्क शुरू में मिलने नायाब हो गए और फिर महंगे दामों फ़रोख्त होने लगे। सैनिटाइज़र्स के साथ भी यही मामला हुआ। अब अगर ये पता चल रहा है कि प्लाज्मा से इलाज हो सकता है, तो अब पता ये चल रहा है कि प्लाज्मा भी अस्पतालों की मिली भगत से लाखों रुपए में फ़रोख्त होने लगा है। नाज़रीन, सोचने का वक्त है कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। आज कोरोना के हवाले से वज़ीर आज़म साहब की गुफ्तगू का कुछ हिस्सा आपने मुलाहिज़ा किया। इसको जायज़ा लेंगे कि ये हिकमत अमली कितनी कारगर साबित होने वाली है। क्या वाकई SOPs पर अमल दरामद सख्ती करके करवाया जा सकता है या नहीं, जानेंगे पहले हिस्से में। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, बजट के मामले पर रिएक्शंस भी आ रहे हैं, इसके हवाले से मज़ीद बात होगी। और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ख़ास तौर पर बात ज़रूर करेंगे लद्दाख के मामले पर कि क्या लद्दाख का मामला कश्मीर से जुड़ने जा रहा है, क्या होने जा रहा है इस मामले पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि लद्दाख के मामले पर भारत की पसपाई आखिरकार कश्मीर में भी पसपाई में बदल जाएगी। जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। और इमरान साहब, पहले मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी, जैसे वज़ीर आज़म साहब की जो राय है वो आपने सुन ली। वो ये कह रहे हैं कि जी हम मुख्तलिफ़ जो हॉट स्पॉट हैं उनको बंद करेंगे और उसके बाद सख्ती से SOP पर अमल दरामद करेंगे, लॉकडाउन अभी भी नहीं करेंगे। आपको लगता है कि SOPs पर अमल दरामद कराना मुमकिन हो पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, मैं आपके सवाल का ज़रूर जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ जो आप बात कर रही थी उसकी कंटिन्यूटी में कि हम बड़ी माज़रत के साथ, शायद मेरी ये बात कुछ लोगों को नागवार गुजरे, लेकिन बहसीयत माशरा हम लोग इखलाकी गिरावट की उस सतह पे जा चुके हैं, उस सतह पे जा चुके हैं कि अगर यहाँ पे ये ऐलान कर दिया जाए कि कल क़यामत है तो मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि लोग जाए नमाजें महंगी करके बेचना शुरू हो जाएंगे फौरन, कि चलो इससे मुनाफा कमा लें। जब माशरे में इस तरह की सोच हो जाए ना तो फिर चीज़ें हल नहीं होती। अल्लाह हम सब को हिदायत दे और हमें तौफीक दे कि हम एक मुसलमान, जो फ़ख्र है हमें कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम हकीकी तौर पे एक मुसलमान की ज़िंदगी भी गुजारना शुरू सिर्फ कलमा ही ना पढ़े बल्कि उस पर अमल भी करें। बिल्कुल ऐसे जो इस्लामी तालीमात। तो वो किसी ने पूछा ना कि मुसलमान में और मोमिन में फ़र्क क्या है, तो उन्होंने कहा जो अल्लाह को मानता है वो मुसलमान है और जो अल्लाह की मानता है वो मोमिन है। तो अल्लाह हमें मोमिन बना दे कि हम अल्लाह की अहकामात मानना शुरू करें। अब ये बताएं वज़ीर आज़म की बात कौन मानेगा? अब आ जाता हूँ आपके उस सवाल की तरफ। बात ये, मुझे अब ये बताएं कि ये हम तो यहाँ कितनी देर पहले कह रहे थे कि जनाब आप ये करें, मुल्क में किसी भी मुल्क में कवानीन, आइन ये क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए बनाए जाते हैं कि कहीं पे भी आप आवाम को खुला उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं छोड़ सकते। अगर आप खुला छोड़ देंगे किसी भी माशरे में तो वहाँ क्योस पैदा होगा। अवाम को मुनज़्ज़म तरीके से ज़िंदगी गुजारने के असूल समझाने के लिए आइन और कवानीन बनते हैं। आपने कभी लॉकडाउन कहा जी हमने करना ही नहीं, फिर आपने कहा हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, फिर आप कह रहे हैं जी हम सिलेक्टिव लॉकडाउन करेंगे। अल्लाह के बंदो, आप खुद तो क्लियर हो जाओ। अगर वज़ीर आज़म खुद इंतहाई तनकीद के बाद अपना मास्क पहनेंगे तो दूसरे कैसे पहनेंगे? अगर आपने यही ईद से पहले जब आपने लॉकडाउन ख़त्म किया था, आप कह देते, हमने यहाँ प्रोग्राम में भी 1 महीना पहले बात की थी कि आप कतर को और कुवैत को, आप उन मुल्कों को सामने रखें, देखिए उन्होंने क्या किया।
आप कहते हैं जी जो बंदा मास्क के बगैर आएगा उसको 500 रुपए जुर्माना होगा। अगर आप 4 बंदों को जुर्माना करते, टीवी पे उनकी खबरें चलती, आप यकीन करें यहाँ कोई बंदा मास्क के बगैर बाहर ना निकलता। आप शायद वो आपके पास वो विल ही नहीं थी, आप करना ही नहीं चाहते। आप सख्ती कर पाएंगे? भाई सख्ती करनी चाहिए, सवाल ये नहीं है कि कर पाएंगे या नहीं। मैं कहता हूँ इन्हें सख्ती करनी पड़ेगी, इसलिए कि ये आपको कोरोना से, मैं फिर ये कहूंगा कि हमें कोरोना से डरना नहीं है, हमें कोरोना से मोहतात रहना है। और मोहतात क्यों? उस खौफ के जरिए आप साहब तो आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करते, इन्हें डराओ ताकि ये आराम से घर बैठे। अब तो ये रिसर्च आ गई है, अब तो ये रिसर्च आ गई है कि लोग कोरोना की बीमारी से ज्यादा कोरोना के खौफ से मर रहे हैं, नफ्सियाती तौर पर उसके असरात होते हैं। तो इसलिए आप मुझे हिलाली साहब का भी कमेंट लेना है। हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है, ये कहा जा रहा है कि जी जो रजाकार है, वॉलंटियर्स हैं, वो निशानदही करेंगे और फिर उसके बाद सख्ती होगी, और फिर आपको लग रहा है कि ऐसा हो पाएगा? क्योंकि हम अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं देख पाई कि उन्होंने ऐलान किया और वो सख्ती से अमल दरामद दिया हो, भले वो SOP ताजरों के मामले में हो, ट्रांसपोर्ट के मामले में हो, हमने तो नहीं देखा किसी पे अमल दरामद हुआ हो। देखिए समीना, सीधी सादी बात यह है कि जो हमारा गवर्नमेंट है इस वक्त, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता तो ये बहुत सारे सवाल जो हम आप एक एक से पूछ रहे हैं वो हम नहीं पूछते। मिसाल के तौर पे ये गवर्नमेंट के 2 साल हो गए हैं, अब एक वक्त आ गया है थोड़ा सा आप एक रिपोर्ट कार्ड दें ना 2 साल के बाद। रिपोर्ट कार्ड में ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 आप इनको कितने नंबर देंगे? मैं इनको 2 नंबर दूंगा। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। कोरोना, बिल्कुल सही। ये किससे पूछते हैं भाई कोरोना की पॉलिसी के बारे में? मुझे पता है ये पॉलिटिशियन से पूछते हैं, ब्यूरोक्रेट से पूछते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, मगर डॉक्टर्स और पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स बाहर और इस मुल्क में जो फोन के एट द एंड ऑफ द फोन लाइन हो, उनसे पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? उनके रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं? मुझे नहीं पता, मगर मैं समझता हूं क्वालिटी ऑफ डिसीजंस आर सो बैड कि मैं नहीं समझता कि उनको वो पूछ रहे हैं। इसलिए अगर आप बिजनेसमैन को पूछेंगे वो कहेंगे खोल दो बिजनेस, वो चाहेगा। दूसरी बात पे आ जाएं, ये हो गया कोरोना। लोकस पे यार 2 मिलियन टन ग्रेन शॉर्टेज हो गया है पाकिस्तान में। 2 मिलियन टन कम है इस, और ये फसल के कटने के बाद आप देखेंगे 3 मिलियन टन कम है। क्या ये एंटिसिपेट हो सकता था लोकस के बारे में? क्या हमने सब किया जो करना था? नो। फिर इकोनॉमी के आ रहे हैं, उसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे। पेट्रोल के बारे में आ जाए, जैसे आपने पेट्रोल का प्राइस कम किया, साथ साथ आपने इंपोर्ट का बैन लगा दिया। वो लोग कहने लगे हो डिमांड्स ग्रू, शॉर्टेज होने लगा, होर्डिंग होने लगा। क्या आपको पता नहीं है? दिस इज द काइंड ऑफ रिएक्शन। एक खत आप लिखते हैं और सब जगह छाप देते हैं। शुगर पे आ जाएं, 70 रुपया 80 रुपया अभी तक बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? क्यों बिक रहा है? अगर वो कोर्ट ने कहा है 70 रुपया उनसे ये लिया है, मगर वो सस्पेंड हो गया है। अब वो पता नहीं कितने देर लगेगा, 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, डिले पे डिले हो गया होगा। यू नो, आई मीन यू किक्ड इट इनटू द टॉल ग्रास। भाई ये सिस्टम नहीं चल रहा है, ये लोग जो काम कर रहे हैं दे यूजलेस। इसलिए मैं इनको 2 मार्क्स देता हूं, और भी तबाही होगी। लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं ना हिलाली साहब, कि अब ये जो ये बात कर रहे हैं कि जी कराची में, लाहौर में, जहां भी इनको लगता है कि ज्यादा फैल रहा है वहां पे स्ट्रिक्ट किस्म का लॉकडाउन। मेरा सवाल ये कि वॉलंटियर्स पॉइंट आउट कर दें और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो पाएगा? ये आपको लगता है प्रैक्टिकल बात है? ये कभी हो सकता है समीना? वो वॉलंटियर्स जो हैं वो अपने दोस्तों को रिपोर्ट करेंगे। वो वॉलंटियर्स जो हैं वो उस किस्म की कॉन्शियसली अपना काम करेंगे जब कभी नहीं हुआ था ऐसा काम। क्या आपके पास पुलिस काफी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन काफी नहीं है? ये वॉलंटियर्स से क्या होगा? ठीक है, आई मीन यू नो, आई एम सॉरी, ये वॉलंटियर्स मैं सोच रहा था उस वक्त आप इस्तेमाल करें जब आप लॉकडाउन करते हैं, गरीबों के घर में खाना पहुंचाने के लिए उधर जाएं और देखें कि खाना तुम्हारे पास आया है कि नहीं। ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते का लॉकडाउन हो रहा है, इसके लिए ज्यादा जरूरत है। वैसे मुझे तो उसमें भी शक है हिलाली साहब, जिस तरह अभी मैं और इमरान साहब बात कर रहे थे कि यहाँ पे पता लगे जी वॉलंटियर्स के घर में से ही खाना निकल रहा है, जो हमारे हम जिस अखलाकी नेतात का शिकार हो गए, अल्लाह रहम करे ऊपर। लेकिन इमरान साहब, मेरा एक और सवाल है। सवाल एक है लेकिन उसके 2 एंगल्स हैं, तो अच्छी तरह से समझ लीजिए। सवाल मेरा ये है कि अगर हम लॉकडाउन करते हैं तो
तो लोग कह रहे हैं कि जी लोगों के पास तो वैसे भी पैसे नहीं है, बाहर आप देख लें मार्केट्स में कौन सी कोई इतनी खरीदारी हो रही है या बड़ी कोई लाइनें लगी हुई हैं। ठीक है, एक ईद का मौका था, अलग बात थी, लेकिन जनरली इस वक्त कोई मार्केट्स में रश नहीं है। तो अगर थोड़ा बहुत उसमें किसी का कारोबार चल रहा है, उससे कोई बीमारी नहीं फैल रही, लेकिन कम से कम कारोबार तो चल रहा है क्योंकि रश नहीं है। और दूसरा इसका एंगल ये है कि भाई काम तो वैसे भी नहीं चल रहा, तो फिर लॉकडाउन ही कर दें, कम से कम कोरोना को ही आप फैलने से बचा लें। तो दोनों एंगल्स के ऊपर इस पे बात हो सकती है कि लॉकडाउन करने से भी फायदा नहीं है शायद, और लॉकडाउन ना करने से भी फायदा नहीं है। सबीना, ये सवाल जो आपने किया ना, मैं तो इसका जो पहला हिस्सा है ना, उसकी तरफ जाती तौर पे मैं उसका हामी हूँ। क्यों खुला रहे? हाँ जी, क्यों हामी हूँ? वो इसलिए हामी हूँ कि लॉकडाउन से लोग अगर मर रहे हैं तो साथ वो गुर्बत से ना मरें, क्योंकि यहाँ पे माशी हालत जो है वो आपके सामने है। लेकिन मैं इसलिए इसका हामी हूँ कि आप सख्ती पूरी करें। और मैं आपसे ये कहता हूँ जो आपसे होती नहीं। सुन ले, अगर आप मास्क लाजमी करार दे दें, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग को लाजमी कर दें, अगर आपने कवानीन पे अमल करवा लिया, जैसे मैंने पहले कहा है कि कवानीन बनाए ही इसीलिए जाते हैं, तो फिर तो आप कामयाबी के साथ ये काम कर सकते हैं। लेकिन अब उसके लिए ज़रूरी है ये देखना कि क्या वाकई आप ये सीरियसली पूरी सिंसियरिटी के साथ करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ ये सियासी नारा लगाने के लिए, अगर आप सिर्फ मीडिया पे आके लोगों को ये बताने के लिए कि बड़ा कुछ हम कर रहे हैं, कार्रवाई डालने के लिए कर रहे हैं, तो फिर तो आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप वाकई सीरियसली कर दें और ये हर बंदे को पता चल जाए कि भाई कानून यही है, अगर मैंने मास्क के बगैर बाहर गया तो मेरा चालान हो जाएगा, ट्रैफिक पुलिस मुझे रोक लेगी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस मुझे रोक लेगी, डॉल्फिन पुलिस मुझे रोक लेगी, मुझे उन्होंने चिट पकड़ा। सुन लें, जिन दिनों ये हेलमेट पे सख्ती करते हैं, आप देख लें लोग पहनना सब पहनते हैं, गर्मी शदीद गर्मी में भी पहनते हैं। उसी तरह अगर आप चालान करना शुरू कर दें, हर चौक में हर रोड पे लोग सिपाही खड़े हों, 500 रुपए की आप एक दफा चिट देंगे ना, अगला बंदा कभी भी मास्क के बगैर घर से नहीं निकलेगा। वो चाहे अपने कपड़े का बना के खुद पहने, वो कहेगा मैंने मास्क के बगैर नहीं जाना, और आपकी वहां पे कमी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने मास्क नहीं पहनाना, अगर आपने लोगों को आप इस बात के हामी है कि खुला रहे कारोबार, लेकिन एसओपीस पर सख्ती से मदद कर। मैं हिलाली साहब का पॉइंट, हिलाली साहब वैसे भी तो देखिए ना, इतना रश तो नहीं है मार्केट्स में, कौन सी इतनी कोई भीड़ लगी हुई है जिससे कोरोना फैल जाएगा। तो अगर कुछ खुला है, किसी का कोई थोड़ा बहुत चल रहा है दाल रोटी, तो चलने दें, क्या एतराज है, क्यों हम लॉकडाउन करें? देखिए, एक इन्फेक्शन जो है वो बाहर नहीं स्प्रेड होता, वो बाहर कम होता है, बहुत कम होता है। वो स्प्रेड होता है दुकान के अंदर, वो स्प्रेड होता है कमरे के अंदर, वो स्प्रेड होता है घर के अंदर, वो स्प्रेड होता है जिधर आप एक जगह हों। अब मैं ये जानना चाहता हूं, ये मास्क तो आप ठीक है, वो निकलेंगे मास्क के साथ, और अगर बाहर शॉपिंग है तो इन्फेक्शन लो होता है, मगर दूसरी जगह आपके पास यू आर नॉट देयर, आपके पास एक्सेस है ही नहीं, वो मास्क निकाल लेते हैं। वो डिस्टेंसिंग कौन या देखिए कौन कितनी डिस्टेंसिंग है, 2 मीटर है कि 3 मीटर है, और 2 और 3 मीटर में कितना फर्क है। कितने लोग कॉन्शियसली, मैं खुद जब गाड़ी चला के जाता हूं, गाड़ी में मैं बैठा रहता हूं, एक आदमी आता है और उसका पूरा सर गाड़ी के अंदर घुसेड़ के कहता है हाँ सर क्या चाहिए आपको। अरे भाई यू फिनिश, वो तो कॉम्प्रोमाइज हो गया है सिस्टम ना। तो मैं कह रहा हूं ये बड़ा मुश्किल है, इसलिए लॉकडाउन पूरी दुनिया में चल गया। खुदा के लिए इनको खिलाओ, बड़ा अच्छा राशन दो, हमें टैक्स करो, अमीर आदमियों से पैसे लो, छीनो, बंदूक से लो उनसे, और इनको खिलाओ, नहीं मरते। सही है। से ग्रो अप, इनको कुछ नहीं पता है। चलिए, बहरहाल एक आप जो बात कर रहे हैं जी, टैक्स लो, पैसे लो, पैसे तो बड़े निकलवाए जा रहे हैं सर हिलाली साहब और इमरान साहब, पैसे तो ऐसे ऐसे तरीकों से निकल रहे हैं। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने तो माशाल्लाह उनका आजकल, अच्छा सारे कारोबार मंदी है, लेकिन माशाल्लाह प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कारोबार बड़ा चमक रहा है आजकल। क्यों इमरान साहब? मैं बिल्कुल इस पे करता हूँ, लेकिन समीना जो है बात कर रहे थे ना, एक बात को समझे कि हर उस मुल्क में आप देख लें जहां लोग, वो हुक्मरान ऐसे हैं जो अपनी सियासत को सामने रख के लॉकडाउन के फैसले कर रहे हैं, वहां पे लॉकडाउन कामयाब नहीं है। आप अमेरिका की मिसाल ले लें, आप ब्राजील की मिसाल ले लें, आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें, जहां सियासत को आगे रखा वहां पे ये फैसले अच्छे नहीं हो रहे। आपको ऐसे फैसलों में सियासत को पसे पुष्ट डाल देना चाहिए,
कौम के मफाद को देखना चाहिए। हाँ, कौन सी सियासत आपको अच्छा, नजर आ रही है? अब दूसरी बात, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन नहीं ये देखे ना कि ये सियासत ही है ना, कि अगर आप ये कह रहे हैं कि जी अपोजिशन जो है वो खुश हो रही है ये अफवाहें फैला के और लोगों को मरता देख के, तो ये सियासत नहीं तो और क्या है। चलिए अब आ जाता हूँ आपकी उस सवाल की तरफ। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है? लंबे लंबे बिल बन रहे हैं ग्लव्स के, पता नहीं आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी बड़ी सर्कुलेट हो रहा है एक बिल कि ग्लव्स की मद में अलग पैसे, मास्क के अलग पैसे, फिर जो प्लाज्मे हैं 2-2 लाख रुपए। मैं आपसे अभी जो मैंने बात जहां से शुरू की थी ना, कि यहां आप कह दें कि कल क़यामत है, अगर जाए नमाज़ें ना लोग ब्लैक करना शुरू कर दें तो मुझे कहिएगा आप प्लाज्मे की बात करती है। इस मुल्क में क्या इंसानी अज़ा नहीं बिकते? आपको नहीं पता कि यहाँ पे गुर्दे बिकते रहे हैं? आपको नहीं पता कि अभी भी बिकते हैं? यहाँ पे लोग जिगर की पैबंदकारी के लिए लोगों से जिगर के टुकड़े नहीं खरीदते। यहाँ पे क्या नहीं होता? यहाँ पे अल्लाह माफ़ करे, मुर्दों के कब्रिस्तानों से, मुर्दों के कब्रों से मुर्दे निकाल के तो चीज़ें बिक जाती हैं। अल्लाह रहम करे। मैं यही तो बार बार कहता हूँ कि हम माशरती तौर पर, इखलाकी तौर पे इतना पस्ती में जा चुके हैं। प्राइवेट अस्पतालों की आप मिसाल देख लें, ये देते क्या है एक कमरे में 1.5 लाख रुपए तक एक कमरे का ये किराया वसूल कर रहे हैं। आप यहाँ पे एक बात को समझे, मरना जिसमें होता है वो फिर मर यकीन करें कि एक अस्पताल में अगर مثلا मैं अगर लाहौर की मिसाल दूं, फारूक अस्पताल में अगर कमरा 40,000 रुपये मिल रहा है तो आप किसी दूसरे अस्पताल में जाएंगे वही कमरा 80,000 में है। अगर डिफेंस के इलाके में चले जाएं तो वहाँ वो कमरा 1.25 लाख रुपए में है। कराची की मिसाल ले लें, साउथ सिटी में आप चले जाएं, अभी वो पीट रहे थे बेचारे आगा खान हॉस्पिटल में, आपने देखा है कि वहाँ जो फ़ख्रे आलम है वो कह रहा मेरा 11 लाख का बिल बना दिया इन्होंने मेरे साथ किया कि आपने देना पैनाडोल है उसे, अल्लाह रहम करे कोई ऐसी चीज़ नहीं, और आपने बिल इतने बना दिए। किसी का बिल है वो, उनका अपना नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने शेयर किया हुआ है, उन्होंने वही किया ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जब बात ये है कि ये प्राइवेट अस्पताल जो है ना ये बिजनेस इस तरह से कर रहे हैं कि वो पंजाबी में कहते हैं खुंदी छुरी से ना, यानी जो सही छुरी भी तेज ना हो, जिससे तकलीफ ज्यादा हो, उस छुरी से हलाल कर रहे हैं। हिलाली साहब, एक तो मामला इसमें आ जाता है कि हमारी अपनी माशाल्लाह से अखलाकी गिरावट कहाँ है, चलें अब उसको तो एक तरफ छोड़ दें, वो तो पता चल गया कि क्या सूरत हाल है, लेकिन सर गवर्नमेंट नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना जो इन चीज़ों को रेगुलेट करती है। अगर कोई माफिया बन जाता है तो खाली वो ये कह के साइड पे नहीं हो जाती कि ये तो माफिया है जी, मेरा तो जिम्मा खत्म हुआ। भाई आपने इन चीज़ों को रेगुलेट भी तो करना है ना, किसने पकड़ना है इन्हें सर? देखिए, जिधर तक आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं और उनके इन्फ्लेटेड बिल्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो आप रेगुलेट कर सकते हैं और हर चीज़ को ऑब्जेक्टिवली असेस करके कॉस्ट करके आप कह सकते हैं कि ये अनकॉन्शनेबल है और इसका तुम्हारे को सज़ा मिलेगा। मगर देखिए, मैं एक कुछ और पूछना चाहता हूँ आपको, जिसके पास प्लाज्मा है, जो आदमी रिकवर किया है, वो गरीब है, वो बेचना चाहता है अपना खून एट अ प्राइस, उसको तो एक मौका मिला है ना, उसका तो एक किस्मत खुल गया है। ही बेचारे को वो कहता है कि ये एक चीज कुदरत से हुआ है तो इस पे मैं कैपिटलाइज करना चाहता हूं। आप उसे कहते हैं नहीं, तुम अपना खून दे दो एट अ गिवन प्राइस। देखिए, आई थिंक कि ये पूछिए, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि जो गुर्बत में एक आदमी होता है और कहता है कि मेरे पास ये एक चीज है जो मैं बेचना चाहता हूं अपने फैमिली को देखने के लिए, ये वो करने के लिए, क्या गलत है? तो therefore मेरे ख्याल में इस पे भी एक पॉलिसी बन सकती है, इस पे भी एक तरीका हो सकता है जो लोग अपना प्लाज्मा वॉलंटरली देना चाहते हैं उसके लिए एक वेरी गुड प्राइस गवर्नमेंट मुकर्रर करें और वो प्लाज्मा उनसे लें और वो प्लाज्मा को स्टोर करें और एट कॉस्ट दूसरों को बेच दें, जो भी कॉस्ट है मेरे, इसलिए कि वो गरीब जो दे रहा है उसको भी पैसे मिलें और जो ले रहा है उसको भी एक्सप्लॉइट ना हो। मगर आई डोंट नो, ये मेरा काम नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग लेट्स सिट डाउन, थिंक अबाउट इट और एक तरीका निकालें, नहीं तो आप ये कहानियां सुनते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। 40% मेडिसिन इन दिस कंट्री, 40% दवाई इस मुल्क में अडल्ट्रेटेड है समीना, 40%। समीना, ये हिलाली मुझे कहा गया है एक ही दुकान है कराची में जिधर नहीं है उधर से ही तुम जाके खरीदो, मगर उधर से अगर आप जाके खरीदें तो कोरोना 100% गारंटीड है, इसलिए कि उसके सामने रश है। You know, I mean, I just don't know what to tell you. System कुछ नहीं है, no administration, nothing. हिलाली साहब, गुजारिश ये है कि आपकी जो सोच है ना, जो आप ये चाहते हैं कि गरीब की मदद हो, इससे कोई इनकार हो ही नहीं सकता।
लेकिन ये बुनियादी जिम्मेदारी है हुकूमत की कि उसके लिए रोटी पानी का, उसके लिए उसके इलाज मुआवजे का बंदोबस्त करे। लेकिन ये उसे इजाजत देना कि आप अपना खून बेच दें, आप अपना प्लाज्मा बेच दें, तो इससे इतनी चीजें दूसरी पैदा होंगी ना कि आप फिर उसको रोक नहीं सकते। इसलिए ये बात जो है इसकी ना तो हमें तो ये भी देखना, एक और चीज इसमें एक पॉइंट ये भी इमरान साहब कि वो ज़ाहिर अपना खून खुद तो निकाल के देने से रखे पूरी कीमत उसको मिल जाए। नहीं, मैं बता रहा हूँ, अस्पताल भी उसमें बने पैसे बनाएगा, उस बेचारे को फिर थोड़े ही मिलेंगे। मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद एक डॉक्यूमेंट्री की थी जिसपे ये कानून साजी हुई थी पाकिस्तान में इंसानी अज़ा की खरीदो फरोख्त की। मुझे आप ये बता दें कि अगर इस तरह फिर लोग कहेंगे गुर्दा, जो लोग गुर्दा बेचते थे हिलाली साहब, गुर्दा देने वाले को आपको पता कितने पैसे मिलते थे? 80,000 रुपए। और जो स्मगलर्स जो थे, और जो मिडल मैन थे और जो हॉस्पिटल वाले थे वो बेचते थे मरीज को 10 लाख रुपए में। मुझे आप ये बताएं तो पॉइंट हो कि गया वो गरीब का बच्चा तो फिर 80,000 गुर्दा बेच के भी उसका गुजारा खर्चा पूरा नहीं था होता, उसके मामला हल नहीं थे होते। बिल्कुल ठीक। लिहाजा ये तो इजाजत किसी तोड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि हुकूमत जो है उनको एक अतिया के तौर पे, उनको इनिशिएटिव के तौर पे, या उनको उसके लिए उनकी को मदद करे। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन आए को अपने आज़ा ही बेचने पड़े और रियासत माँ के जैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए जो रियासत को उठाने वाले इकदाम है वो बिल्कुल उठाने चाहिए। एक पॉइंट, इसी पॉइंट पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद भी बात होगी। दो इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं जी, बजट के बाद रिएक्शंस भी आ रहे हैं, उस पर भी बात करते हैं, और साथ ही साथ जो लद्दाख का मामला है वो क्या कश्मीर की तरफ जा रहा है। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ हलकों से रद्दअमल आ रहा है बजट जो पेश किया गया कल, और उसके बाद अक्सर लोग तो नाखुश नज़र आए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ज़ाहिर मौजूदा हालात में हम क्या और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन बहरहाल जनाब, नाकदीन की तादाद फिर भी ज़्यादा नज़र आ रही है, लोगों को गिले शिकवे भी हैं, और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बजट तो बहुत ही अनरियलिस्टिक बजट है, जिसमें टारगेट्स रखे गए हैं वो आप किसी भी सूरत, किसी भी हिसाब किताब के मुताबिक पूरे कर ही नहीं सकते। तो जानना बड़ा ज़रूरी है कि जी बजट के हवाले से आखिर ऐसे टारगेट्स क्यों रखे हैं, और क्या कोई खदशात और ख़तरात मंडला रहे हैं कि कोरोना वबा के टलते ही कोई नए टैक्सेस तो नहीं आयद कर दिए जाएंगे, कोई नया मिनी बजट तो नहीं दोबारा से आवाम पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। जानने की कोशिश करते हैं। लाली साहब, मैं पहले आपकी कहते हुए सर, ये जो आप कल भी हम ये बात कर रहे थे, जो टारगेट्स रखे हैं, जो वसूलियों के टारगेट्स हैं या जो और ग्रोथ वगैरह के टारगेट्स हैं, आपको लगता है कि ये सर कोई अचीवेबल टारगेट्स हैं? और अगर नहीं हैं तो फिर इन्हें रखा क्यों गया, और अगर बना लिए गए तो आपको लगता है कि कुछ फिर और हो सकता है, अभी कोई नया एटम बम गिर सकता है? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, इसलिए कि लोग एक टैक्स एक्सपर्ट ने कहा है कि ये एक बिजार बजट है। किसने कहा है? पागलपन है। किसने कहा है? इट्स अ बैड, दूसरे ने कहा इट्स अ बैड जोक। थोड़ा सा सोचिए तो सही। मैं आपको एक दो जल्दी से फिगर्स देता हूं। 0.4% से 2.1% ये फाइनेंशियल ईयर में आपका ग्रोथ रेट है। उसके लिए बजट कहता है कि 25% एक्स्ट्रा रेवेन्यू आपको चाहिए। अच्छा, आपने सेल्स टैक्स नहीं बढ़ाया, इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं बढ़ाई, इनकम टैक्स नहीं बढ़ाया, तो आप मुझे मेहरबानी से बताएं तो किधर से कैसे मिलेंगे आपको ज़्यादा पैसे कि ये 15%, ये 25% एक्स्ट्रा रेवेन्यू को रेज करने के लिए, खासतौर जब आपके इंपोर्ट्स भी डाउन है और टैक्स उस पर भी आप नहीं वसूल कर रहे हैं। अगले साल जब कोरोना नहीं था 15% से आपका टैक्स, आपका शॉर्टफॉल था इन कलेक्शन। इस वक्त जो वायरस स्प्रेड हो गया है उसमें आप 25% ज्यादा एक्स्ट्रा रेवेन्यू कर लेंगे। ये क्या कह रहे हैं भाई? अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इन्होंने ये दिया है। अब मैं ये, कुछ लोग कहते हैं कोई दोस्त है कोई कंस्ट्रक्शन सेक्टर। भाई कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जाके थोड़े इकोनॉमिक्स पढ़ें, आपको पता चलेगा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर फॉलोज अ गुड इकोनॉमी, इट डज नॉट लीड अ गुड इकोनॉमी। आप समझ गए? कि इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्शन से अच्छी इकोनॉमी जब हो फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर होता है। ये तो इधर। अच्छा, दूसरी बात ये कहते हैं लो कॉस्ट हाउसिंग।
लो कॉस्ट हाउसिंग में वो मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं आता है, इसलिए कि वो उतना क्या कहते हैं, वो बेनिफिट्स इतने नहीं होते हैं उसके लिए। एल्युमिनियम मिसाल के तौर पे एक इंडस्ट्री है दैट which can be created, which can एल्युमिनियम किक्स इन लेटर। पहले आप 10 पॉइंट्स आप खर्चें, कंस्ट्रक्ट करें, फिर 1 पॉइंट एल्युमिनियम, 1 पॉइंट पाइप्स, ये वो होता है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ जल्दी से आपको ये कहना चाहता था कि ये हो नहीं सकता है, दिस इज नॉट वर्किंग। तीसरी बात, पब्लिक सेक्टर में 580 बिलियन आपने दिया है, लास्ट ईयर आपने 1000 दिया था। ये स्टिम्युलस किधर है आपका? कोई स्टिम्युलस नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा जब तक आपके पास स्टिम्युलस। आपने मिनी बजट करना है अक्टूबर में, लिख लें, अभी लिख लें समीना, देयर विल बी अ मिनी बजट इन अक्टूबर। दिस इज अ होक्स। बिल्कुल ठीक है। ये लाली साहब ने बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस दिया है, खसारे कैसे पूरे होंगे। खसारों के ऊपर तो मुझे वो शेर भी याद आ गया इमरान साहब, वो है ना कि हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल कर देखा तो सब खसारा है। तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि इतने खसारे हैं, ये कैसे पूरे होंगे? फिर इसका मतलब है कि कोई मिनी बजट जो है वो आ सकता है। समीना, पहली बात तो ये है कि गुज़श्ता 3 दहाइयों में यानी 30 सालों में ये सबसे इंतहाई खसारे का बजट है पाकिस्तान का। अब उसमें आप ये देखें 3500 अरब रुपए के खसारे के बजट जो है, इसका तखमीना जो है वो एक इंतहाई, जिसे आप कहते हैं ना, गैर हकीकी और गैर मुनासिब तहमीने पे ये बनाया गया सारा बजट। मैं हैरान हूँ कि इनके कौन से वो एडवाइज़र हैं जिनके बातें मान के ये इन्होंने सब कुछ किया। मेरी तो समझ से बात लाता रहे। आप तो ये कहती हैं ना भाई 3 महीने तो कोरोना से हो गए, उससे पहले 9 महीने में आपने क्या कारकर्दगी दिखा ली थी। अक्टूबर में लाली साहब ने कहा मिनी बजट आएगा, मैं कहता हूँ आप लिख लें, अक्टूबर बहुत दूर है। अच्छा, हाँ जी, पहले आ जाएगा ये अक्टूबर से भी पहले, ये आप समझ लें अगस्त में हो सकता है, उससे भी पहले आपको मिनी बजट लाए। आप क्या बात कर रहे हैं? अभी तो पिछला अभी आया हुआ बजट मंजूर नहीं हुआ। अभी तो हमाद अजहर साहब अपना पानी पी के गला तर कर रहे होंगे जो वो बोल के, अभी उनकी तकरीर की जो स्याही है वो खुश्क नहीं हुई होगी। छोड़ दे, उनकी तकरीर की स्याही खुश्क हो या ना हो, लेकिन मैंने तो बात कर दी है फैक्ट पे। पिछली दफा क्या था, इन्होंने कहा जी हदफ है हमारा 5500 अरब रुपए, ठीक है। उम्मीद कितनी थी? इन्हें उम्मीद थी 4700 अरब रुपए। हुआ कितना एक्चुअल? हुआ तकरीबन आपका 3900 अरब। अच्छा, आपके जब सिर्फ 3 महीने कोरोना के आपके बकौल आए, 9 महीने आपकी बड़ी तरक्की वाले थे, उसमें आपने किया 3900 अरब। और अगले साल आप कह रहे हैं जी हमारा तहमीना क्या, हम 4900 अरब से भी ज्यादा कर लेंगे। वाह वाह, सदके जाऊं आपकी सोच के कि जब पता ही नहीं कि अल्लाह रहम करे कोरोना अभी कितनी देर चलना है, कितनी देर आपको ये मामलात का सामना रहना है, तो आप ये बातें नया टैक्स आए ही आए। नया टैक्स एक नहीं, कई टैक्स आएंगे। आपकी ग्रोथ तो लार्जर स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी माइनस में है, आपकी ग्रोथ, आप जीडीपी देख लें वो माइनस हो गई। आपने बिजली पे 111 अरब रुपए की जो सब्सिडी थी वो खत्म कर दी, अब उसका भी इम्पैक्ट डायरेक्ट आएगा। बिजली महंगी होगी, हर चीज महंगी होगी, आपको टैक्स कहाँ से? ये सारी चीजें ना मुझे समझ नहीं आती कि ये क्यों। हिलाली साहब, इसका मतलब है कि फिर नए टैक्सेस की भरमार होगी हर सूरत। ये शायद कोरोना की वजह से अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किए, जैसे ही थोड़ी सी वबा टलेगी तो फिर इसका मतलब है वो आ जाएंगी जो चीजें छुपा के रखी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए समीना, बेहतर ये नहीं होता कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने लोगों में रखें। आप टेक द पीपल इनटू कॉन्फिडेंस, उनको कहें कि देखो ये तल्ख बातें सुनो, और सुनाएं उनको। एक मैं बेनज़ीर भुट्टो के साथ जब मैं काम करता था समीना, मैं कितने दफ़े उनको ये कहा, मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर आपके एडवाइज़र और ये जो जाके बताते हैं लोगों को कि क्यों टैक्स बढ़ रहे हैं, क्यों ये हो रहा है, कोई नहीं समझ सकता, और आपको बड़े क्रिटिसिज्म आ रही है, कहते फिर क्या करें। मैंने कहा आप टीवी पे जाएं, एक बोर्ड लें, चौक लें और कहें ये हमारी आमदनी है, ये हमारा खर्चा है। अब आप मुझे बताएं, हमारा खर्चा जो है आमदनी से कम है, इसलिए मैं ये टैक्स बढ़ा रही हूं। आपको अच्छा नहीं लगता ये टैक्स? मेरे कहा गया ये टैक्स ये नहीं अच्छा, तो ये मुझे बढ़ाना पड़ेगा। लोगों को फॉर गॉड सेक, ये एजुकेटेड पब्लिक नहीं है, ये एक इलिटरेट सोसाइटी है, तो आप उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लें। आई डोंट नो, एक तरीका वो है ऑफ वर्किंग, अगर डेमोक्रेसी में आप चलाना चाहते हैं। आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, लेकिन ये तो झूठ। मसला ये है कि लोगों को पहले चीज ये कहा है कि नो न्यू टैक्सेस। नहीं समीना, वेट, पहले चीज आपने कहा नो न्यू टैक्सेस, अब आप क्या कह रहे हैं? अब आप कह रहे हैं कि देयर विल बी टैक्सेस। झूठ,
बिल्कुल ठीक। तो साफ बात करनी चाहिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन इमरान साहब, लोगों का इतराज सिर्फ इस बात पे नहीं है कि उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा, लोगों का इतराज इस बात पे भी है कि भाई जिनसे लेने हैं टैक्स, जिन मदों में लेने हैं, वहां तो आप रिलीफ दे देते हैं, वहां आप घुटने टेक देते हैं, वहां आप ब्लैकमेल हो जाते हैं, उन्हें आप माफिया कह के साइड पे हो जाते हैं, और गरीबों में आप कहते हैं जी ये सेल्स टैक्स और बढ़ा दो, पेट्रोल महंगा और कर दो, बिजली महंगी और कर दो, जो हर एक ने यूज कर। समीना, हम जो ये बात कर रहे हैं ना कि ये टैक्स नए लगाएंगे, तो हमको तोता फाल नहीं निकाल रहे ना, हम यहाँ पे वैसे बात ये है, जो ये हमें फिगर्स दे रहे हैं वो मुमकिन ही सिर्फ दो तरह से हैं। एक, ये नए टैक्स लगाएं, नंबर दो, ये IMF से कोई नया पैकेज लें, तीसरी अगर कोई सूरत है तो हफीज शेख साहब हमें बता दें कानून का खजाना अगर मिल जाए फिर। भाई बात ये कानून का खजाना मिलने के वक्त चलेगे, ये जो चीजें हैं ना इनके सामने, ये इनको देखना पड़ेगा, इनको चीजों को जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखें कि 70 साल में पहली दफा ऐसे हुआ, 1950-51 में हुआ था कि मुल्क की मजबूरी पैदावार जो थी ना वो शरह -1% थी। अब 70 साल में ये देखें पहला मौका है कि फिर मजबूरी पैदावार नेगेटिव में चली गई है। यानी आप जहाँ नेगेटिव में रहे हैं और बातें आप बड़ी बड़ी कर रहे हैं। हाँ जी, इसलिए आप हकाइक से जितनी आंखें छुड़ाएंगे आपको नुकसान होगा। जी लाली साहब, जल्दी से मैं आपको एक चीज बता दूं जो किसी ने जिक्र नहीं किया है, फिर भी ये छुपा रहे हैं, पता नहीं क्यों। देखिए, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि पेंशन किसी का बढ़ा नहीं है। क्यों नहीं बढ़ा? ये पेंशन का क्या मतलब है? देखिए, 2 साल 3 साल पहले आर्मी का पेंशन सिविल पेंशन के साथ लगने लग गया, तो अब 70% जो हमारा पेंशन है इस मुल्क में 70% फौज का है। वो पहले नहीं होता था। तो हम लोगों को अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन रेट 5-10% हर साल मिलता था, इस साल नहीं मिलता है, इसलिए कि वो 70% भी आ गया है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये सेंटेंस, ये जो पेंशन स्कीम्स हैं, दिस इज इम्प्रैक्टिकल, ये चल नहीं सकता, ये बिल्कुल चल नहीं सकता। आपको इस पर तो काफी तनकीद हुई है कि जो सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज हैं और पेंशन्स हैं वो महंगाई के शरह के हिसाब से बढ़ानी पड़ती हैं, लेकिन वो नहीं बढ़ता। पहली दफा ही ऐसा। समीना, एक बात आखिरी आप जरूर ब्रेक लें कि जो आप देखें कि GDP की शरह आपको मिली थी 5.5 पे, ठीक, आपने इतनी आला कारकर्दगी दिखाई कि 2 साल में उसको नेगेटिव में ले गए। ठीक हो गया जी। चलिए जी, इसी पॉइंट पर ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करेंगे एक अहम इशू की कि लद्दाख में क्या हो रहा है और अचानक से ये 370 जो आर्टिकल है भारत की कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी दोबारा से बात क्यों छिड़ गई। सारी किस्सा आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक इम्पॉर्टेंट आपको डेवलपमेंट के हवाले से आज ज़रूर आगाही देंगे। नाज़रीन, एक ट्वीट किया जो प्रेस ऑफिसर हैं चाइना एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान में, और उनका जो ट्वीट था वो एक आर्टिकल से जुड़ा था। ये आर्टिकल CICIR जो एक थिंक टैंक है चाइनीज़, उसकी जानिब से लिखा गया था, रिपोर्ट थी या आर्टिकल था, और उसको उन्होंने ट्वीट किया था जिसमें जिसका टॉपिक या जिसका टाइटल आप कह लें वो था इंडिया ब्लाइंडेड बाय डबल कॉन्फिडेंस। और इसमें इन्होंने ये बात की हुई थी कि जो लद्दाख का मामला है वो जो इंडिया में आर्टिकल 370 था जिसको ख़त्म कर दिया गया था, जिसमें कश्मीर को एक अलग हैसियत दी गई थी, जुदागाना हैसियत थी मकबूजा कश्मीर की, उसको ख़त्म करके आपको याद है जो अगस्त में इंडिया ने कार्रवाई की थी, और उसके बाद उसको जब ख़त्म कर दिया गया था उसके बाद उन्होंने उस पर एक जाके बाय फोर्स कंट्रोल भी किया। अब सूरत हाल ये है कि इस आर्टिकल में ये बताया गया कि जी लद्दाख का मामला क्या उसके साथ लिंक्ड है, क्या ऐसा ही है। लेकिन बाद में उन्होंने बहरहाल ये ट्वीट हटा दी थी, लेकिन उसके बाद से एक डिबेट ज़रूर जनरेट हो गई कि लद्दाख में जो कुछ कार्रवाई चाइनीज़ फ़ौज ने की है वो किस तरफ जा रही है, उसका आगे हमें क्या रिज़ल्ट नज़र आएगा और मामला क्या कश्मीर की तरफ भी जाएगा। हिलाली साहब से जानने की कोशिश करते हैं। हिलाली साहब, सर आपको क्या लग रहा है कि ये जो सारा मामला शुरू हुआ हुआ है लद्दाख में, ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है कश्मीर के मामले से, या आपको लगता है कि ये इंडिया और चाइना का आपसी एक तनाज़ा है जो उस लद्दाख के मामले पर वो वहीं तक ही रहेगा? नहीं, ये तो जुड़ा हुआ है, कैसे अलग हो सकता है भाई। लद्दाख इज अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है। हुआ ये है, सीधी सादी बात ये है, सिंपल बात ये है कि
चीन ने हिंदुस्तान को इंडिकेट कर दिया है या कह दिया है, ये इंडियन सोर्सेज कह रहे हैं। चीन ने इंडिया को इंडिकेट कर दिया है कि अब हमारी बातचीत नहीं हो सकती जब तक आप 370 को निकालें, ख़त्म करें और कश्मीर को वापस रिस्टोर करें एज जम्मू एंड कश्मीर। ये जो तुमने कहा था ये इलीगल है एंड इट इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड बाय लॉ और द यूनाइटेड नेशंस और एनीबॉडी। अब उसके अलावा बात करने का कुछ है ही नहीं, और ना हम पीछे जा रहे हैं ना हम हिलेंगे इधर से जब तक ये नहीं हुआ। तो बेसिकली एक और फ्रंट मूडी ने खोल दिया है, और अब मूडी जो है वो डेस्परेट हो गया है। देखिए बात सीधी सादी ये है कि मूडी ने जो हिमाकतें की है, 50-60 रोड बनाना, अपने डिविजन्स को मूव करना, आफ्टर जाके वादा करना कि हम इस सेक्टर को हम एनर्जाइज नहीं करेंगे, हम अपने लोगों को नहीं लाएंगे और जंग की कोई तैयारी, वैसे नो अग्रेसिव डिजाइन्स, उसने जाके सब चीज करने लग गया। तो चीन ने कहा भाई बिफोर इट गोज टू फार, वो अंदर आ गए। एक रोड है एडजेसेंट टू सियाचिन जो उन्होंने खत्म अनयूजेबल कर दिया है। उन्होंने एक रोड को ब्लॉक एक्चुअली नहीं किया बट इट इज अनयूजेबल, इंडिया ने बनाया मगर इंडिया उसको इस्तेमाल अब नहीं कर सकता। तो अब बैठ गए वो कह रहे हैं इसको खत्म करो, जब वो खत्म करोगे फिर बातचीत हम करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है क्या अच्छा, इसका अब मूडी की जो नाराजगी है, हाँ अब नाराजगी जो मूडी की है वो डेस्परेट हो गया है। भाई इंडिया में दिस इज अ बिग सेटबैक फॉर हिम। राहुल गांधी तो खूब मजे कर रहा है, कह रहा है देखो तुमने क्या किया। तो अब होगा ये कि वो, जैसे आपको पता है जब मूडी अनपॉपुलर होने लगता है तो ही बीट्स अप ऑन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करने के लिए, तो ये डेस्परेट है, कुछ भी कर सकता है। और अगर इसने, जैसे एक ज़माने में उनका आइडिया था कि मुरीद के को बॉम्ब करें इसलिए कि वो जैश है ये और वो, मेरे ख्याल में हम अभी आरएसएस के दफ्तर जिधर भी वो हों इंडिया के अंदर, उसको भी हम टारगेट करना चाहिए। अगर वो समझते हैं वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो आरएसएस तो है ही ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको भी हम सीधा करें। तो आई थिंक वी शुड बी क्लियर। ठीक, इमरान साहब आपको क्या नजर आ रहा है, क्या 370 आर्टिकल बहाल हो जाएगा फिर से, और क्या वापस 5 अगस्त से पहले वाली सिचुएशन पे मामला चले जाएंगे? मैं पहले आ जाऊंगा उस आर्टिकल की तरफ। अब देखिए ये आर्टिकल जो पब्लिश हुआ है, जिस थिंक टैंक ने ये किया है वो क्या है, पहले आप समझ लें कि चाइना का सेटअप क्या है, वहाँ हुकूमत का तरीकाकार क्या है। चाइना में कोई भी चीज़ इस तरह से वैसे तो ओपन हो ही नहीं सकती हुकूमत की मर्जी के बगैर। अब और ये थिंक टैंक है, ये एक ऐसा थिंक टैंक है जिसको चाइनीज़ इंटेलिजेंस के बहुत करीब समझा जाता है। अब उनके करीब होने के साथ साथ ये मुख्तलिफ थिंक टैंक्स हैं चाइना के जिनको कोऑर्डिनेट भी करता है, यानी ये वहाँ का एक बहुत अहम थिंक टैंक है। अगर उसने ये आर्टिकल शाया किया है तो इसका मतलब है कि समथिंग सीरियस। ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि वो ये मैसेज देना चाहते थे कि हमारा मुद्दा यही है कि आप 370 को हटाएंगे तो हम बातचीत शुरू करेंगे। इसमें भी ये बात नहीं है कि आप 370 को खत्म कर देंगे तो हम पीछे चले जाएंगे। उन्होंने कहा हम मजाकरात करेंगे, फिर आपसे बातचीत शुरू हो सकती है, उससे पहले आपसे बात भी नहीं होगी। पाकिस्तान के साथ ये इस तरह जुड़ा हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो ही तो इंडिया का मसला क्या है। और पाकिस्तान के अगर आप ये देखें तो असल में चीन ने ये जो काम किया है इससे पाकिस्तान का डिफेंस ही मजबूत होता है। और जो मैं पहले जिस दिन तरह कहा था 1 बेल्ट रोड है, वो आपस में लिंक्ड है, सब तो ये सारी चीजें लिंक्ड है, तो इसलिए पाकिस्तान के दिफा में ही चीन का दिफा है। चलें जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा प्रोग्राम से मुतालिक। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।